आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म करियर क्रैक हब पर। और मैं विकास मिश्रा आपके लिए पॉलिटी का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर उपस्थित हुआ हूं। और ये टॉपिक इंटरेस्टिंग ही नहीं, आपके एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर लिखा तो आरआरबी, एनटीपीसी और एसएससी जीडी है, लेकिन आप इसको जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स आप देते हैं, एमटीएस, पुलिस, एसएससी, सीजीएल, यहाँ तक कि पीसीएस वाले जो एग्ज़ाम है, स्टेट पीसीएस वाले जो एग्ज़ाम होते हैं, उनके लिए भी ये बेहद इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक और ये वीडियो। तो टॉपिक आज का क्या है? संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो हमारे यहाँ पर जो संविधान सभा बनी वो कैसे बनी, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, संविधान बनाया कैसे गया वो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अभी हम लोग क्या बात करने जा रहे हैं, जो हमारे यहाँ पर संविधान सभा बनाई गई वो कैसे बनाई गई। ठीक है, तो संविधान सभा का मतलब क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मतलब, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या संविधान सभा का मतलब, जैसे कि हमको पता है कि हमारे यहाँ पर एक संविधान की किताब है। ठीक है, हमारे यहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूशन की बुक है, संविधान की किताब है। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है या ये जो संविधान है, इसमें मेन मेन बातें या मेन मेन जो सिद्धांत हैं वो इस किताब में लिख लिए गए हैं। और अभी है क्या कि इंडिया में, भारत में अगर जो कोई भी कानून बनेगा, अगर जो कोई भी लॉ बनेगा, तो उस लॉ को, उस कानून को इस संविधान से मैच करना जरूरी है। अगर जो वो कानून, वो लॉ संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन से मैच करेगा तो इंडिया में चलेगा। अगर जो नहीं मैच करेगा कोई कानून संविधान से, तो वो इंडिया में नहीं चल पाएगा। तो ये जो मेन सिद्धांतों की किताब है संविधान, इस किताब को लिखने के लिए बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए। मतलब बहुत सारे लोग जो है, मेल एंड फीमेल्स, बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए और इन लोगों ने मिल के इस संविधान की किताब को लिखा है। तो वो जो मेल एंड फीमेल्स इकट्ठे हुए, एक ग्रुप बनाया उन्होंने, उसी ग्रुप ने संविधान को लिखा है। और इसी ग्रुप को, जिसने संविधान को लिखा है, इसी ग्रुप को हम बोलते क्या हैं बच्चों? इसी को हम बोलते हैं संविधान सभा या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बोलते हैं, है ना। और यही हमारा टॉपिक है, यही हमको पढ़ना है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है या संविधान सभा है, ये कैसे बनी। तो आइए एक बार हम लोग थोड़ा सा आगे देखते हैं कि ये कैसे बनी। 1 सेकेंड। ठीक है, तो देखिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या संविधान सभा कैसे बनी। ठीक, तो पहली बात तो, अगर जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे बनी, जिसने संविधान बनाया है हमारा, वो संविधान सभा कैसे बनी, इस पे हम लोग बात करने जा रहे हैं। उससे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि वर्ल्ड में, पूरे विश्व में, अगर जो आपसे पूछा जाए कि भाई सबसे पहले संविधान कहाँ बना, है ना, तो वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, विश्व का प्राचीन लिखित संविधान। ठीक है, विश्व का, यहाँ पर मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ, हिंदी में लिख दे रहा हूँ, विश्व का वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, विश्व का सबसे प्राचीन लिखित संविधान, है ना, सबसे प्राचीन लिखित संविधान कहाँ पर है, किस देश ने बनाया है। तो देखिए बहुत सारे लोग तो है ये जानते होंगे कि अमेरिका ने बनाया है ना, विश्व का प्राचीन लिखित संविधान। लेकिन यहाँ पर एक कंट्री मैंने लिखा है, वह है सैन मारिनो। ये जो सैन मारिनो है, ये कहाँ का कंट्री है, किस महाद्वीप में है? तो ये यूरोप जो है वहां पर एक कंट्री है सैन मारिनो। और इसने 1600 ईस्वी में, 1600 ईस्वी में इसने कानून की 6 किताबें लिखी। और वही जो 1600 ईस्वी में इसने कानून की 6 किताबें लिखी, उसी को बोला जाता है सैन मारिनो का संविधान, या उसका नाम जो है वो है स्टैट्यूट ऑफ 1600, 1600। ये हिंदी में भी ऐसे ही लिखा जाएगा, स्टैट्यूट 1600। ये किसका नाम है? ये नाम है सैन मारिनो के संविधान का। और ये 1600 क्या दिखाता है, 1600 में ये बना था। ठीक है, और उसके बाद देखिए क्या है, तो ये सबसे पुराना अगर जो आपसे पूछे तो वो क्या आंसर होगा, सैन मारिनो होगा। कि वर्ल्ड में जो देश है जिसने अपना लिखित संविधान बनाया है सबसे पहले, वो कौन है? सैन मारिनो। उसके बाद
हमारे यहाँ पर जो मॉडर्न डेमोक्रेटिक कंट्री है, आधुनिक जो लोकतांत्रिक देश है जहां पर संविधान बनाया गया, वो है यूएसए। जनरली क्या होता है, सैन मारिनो के बारे में नहीं पूछते हैं। अगर जो आपसे पूछा जाएगा कि वर्ल्ड का ओल्डेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन किस देश का है, तो वहां पर यूएसए ही आपको ऑप्शन में मिलेगा, तो अमेरिका लगा देना, ठीक है। या इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि आधुनिक लोकतांत्रिक देश बताइए जिसने सबसे पहला संविधान लिखा हो। तो अगर जो ये वर्ड लिखा हो कि आधुनिक लोकतांत्रिक देश, मॉडर्न डेमोक्रेटिक कंट्री बताइए जहां पर सबसे पहले रिटन कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया हो, तो वो कौन सा है, यूएसए है। और अगर जो सबसे पुराना पूछे, सबसे प्राचीन पूछे, तो सैन मारिनो है, ठीक है। अब या तो ऑप्शन में आपके सैन मारिनो आ जाएगा या तो यूएसए आ जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों बातों को आप ध्यान रखना। उसके बाद देखिए क्या है, तो ये तो थोड़ी सी बात कर ली हमने बाहर की कि भाई सबसे पुराना संविधान किसका है, ठीक है। अब देखिए हेडिंग, डिमांड फॉर अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन इंडिया। तो भाई भारत में जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, संविधान सभा है, इसकी डिमांड किसने किसने की, कैसे कैसे डिमांड हुई, कैसे कैसे मांग हुई। एक बार मैं हिंदी में लिख दूं कि डिमांड फॉर अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन इंडिया, तो भारत में ये हेडिंग है, भारत में संविधान सभा की मांग, ठीक। भारत में संविधान सभा की मांग, भारत में संविधान सभा की मांग कैसे कैसे हुई, किसने किसने की। तो देखिए भारत में संविधान सभा की मांग, पहले सीधी सी बात है, पहले मांग करोगे, फिर ब्रिटिशर्स उस मांग को एक्सेप्ट करेंगे, स्वीकार करेंगे, तभी तो संविधान सभा बनेगी, वो संविधान बनाएगी। तो पहले ये देख लेते हैं कि डिमांड किसने किसने की। तो 1895 में देखिए क्या हुआ कि बाल गंगाधर तिलक का आपने नाम सुना होगा, और बाल गंगाधर तिलक ने क्या किया, एक स्वराज बिल, कौन सा बिल, एक स्वराज विधेयक, ठीक, स्वराज विधेयक या स्वराज बिल, ये पेश किया। ये किसने पेश किया था, तो ये पेश किया था बाल गंगाधर तिलक, ठीक। तो बाल गंगाधर, और ये बाल गंगाधर यहां पे लिख दे रहा हूं, तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक ने 1895 ईस्वी में एक स्वराज विधेयक पेश किया, स्वराज बिल पेश किया, और इस स्वराज बिल में ही सबसे पहली बार हमको संविधान सभा का सिद्धांत दिखाई देता है। इन्होंने सेपरेटली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या संविधान सभा की डिमांड नहीं की, लेकिन स्वराज बिल में ही अंडरस्टूड था, निहित था कि हमारे यहाँ पर आप संविधान सभा बनाइए। तो सबसे पहले इंसान जहां जिन्होंने जो है ब्रिटिशर से डिमांड करी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या संविधान सभा की, वो कौन थे, बाल गंगाधर तिलक। और बाल गंगाधर तिलक ने कौन सा विधेयक पेश किया था ब्रिटिशर्स के सामने, स्वराज बिल या स्वराज विधेयक। कब किया था, 1895 में किया था। और इस स्वराज विधेयक में ही अंडरस्टूड था कि हमारे यहाँ पर संविधान सभा बनाइए। आपने जब हिस्ट्री पढ़ी होगी तो हिस्ट्री में आप पढ़ते होंगे लाल बाल पाल। तो बाल तो ये है बाल गंगाधर तिलक, लाल कौन है, लाला लाजपत राय, पाल कौन है, विपिन चंद्र पाल, लाल बाल पाल, तीनों के तीनों फ्रीडम फाइटर्स, स्वतंत्रता सेनानी। तो 1895 में भाई बाल गंगाधर तिलक ने बोल दिया। और उसके बाद देखिए क्या है, 1922 में क्या हुआ, 1922 और 1922 में ये जो स्टेटमेंट लिखा है, ये किसका स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट है महात्मा गांधी जी का, ठीक है। तो महात्मा गांधी जी का ये स्टेटमेंट है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विल बी अकॉर्डिंग टू द इंडियंस। महात्मा गांधी ने बोला कि भारतीयों का संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होना चाहिए, ठीक है। तो ये हिंदी में भी मैं लिखे दे रहा हूं कि भारत का संविधान, भारत का संविधान, ठीक, भारत का संविधान भारतीयों के अनुसार होना चाहिए या बनना चाहिए, ठीक। तो इसका मतलब भारत का संविधान भारतीयों के अनुसार ही होना चाहिए या भारतीयों की इच्छा के अनुसार होना चाहिए। ये किसने कहा, गांधी जी ने कहा। मतलब गांधी जी ने सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या संविधान सभा की डिमांड नहीं की ब्रिटिशर से, लेकिन पहली बार उन्होंने ये बोल दिया कि भाई इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो ब्रिटेन नहीं बनाएगा, वो भारत के लोग ही बनाएंगे,
ठीक है। तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे संविधान सभा की डिमांड जो है वो जनता के मन में अपनी जगह बनाने लगेगी। ठीक है। तो 1922 में गांधी जी ने ये बात बोल दी। उसके बाद देखिए क्या हुआ, थर्ड पॉइंट 1924 में, तो कांग्रेस जो पार्टी हुआ करती थी, कांग्रेस पार्टी से ही अलग होकर एक पार्टी बनाई गई थी, और वो जवाहरलाल नेहरू के पापा ने बनाई थी, मोतीलाल नेहरू, और उनके एक फ्रेंड थे CR दास, चित्तरंजन दास। तो ध्यान से सुनना प्यारे बच्चों, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आते हैं कि स्वराज पार्टी किसने बनाई थी। तो स्वराज पार्टी बनाई थी जवाहरलाल नेहरू के पापा मोतीलाल नेहरू और CR दास, चित्तरंजन दास ने। ठीक है। और वो जो स्वराज पार्टी है उसने भी अपनी डिमांड रख दी, कब रख दी, 1924 में, 1924 में। ठीक। तो ये जो स्वराज पार्टी है, इस स्वराज पार्टी ने भी संविधान सभा की डिमांड रख दी, है ना, हिंदी में मैं लिखे दे रहा हूं, संविधान सभा की डिमांड इन्होंने भी रख दी। तो संविधान सभा की मांग, ठीक है, संविधान सभा की और मांग। ठीक है। तो ये मैंने कर दिया। तो 1924 में स्वराज पार्टी ने डिमांड रख दी, संविधान सभा की मांग की ब्रिटिशर से कि भाई ठीक है हमारे यहाँ पर संविधान सभा बनाओ आप। तो ये जो है धीरे धीरे ब्रिटिशर्स के मन में ये होने लगेगा, ये अंकित होने लगेगा ये कि भाई अब तो ये जो इंडियंस हैं ये चाह रहे हैं कि संविधान सभा बनाओ, संविधान बनाने को आतुर हैं। और धीरे धीरे जब पूरे भारत के मनोमस्तिष्क के ऊपर ये अंकित हो जाएगा कि संविधान सभा भाई हमारे यहाँ बनाओ, जो हमारे यहाँ का संविधान बनाए, फिर फाइनली हमारे यहाँ पर संविधान सभा बनेगी भी। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद देखिए हमारे यहाँ पर एक मिशन आता है, मिशन या कमीशन आता है, साइमन कमीशन। और साइमन कमीशन देखिए जो ये बनाया गया, कब बनाया गया, नवंबर 1927 में बनाया गया। ठीक है, नवंबर 1927 में बनाया गया साइमन। ठीक, साइमन और ये है कमीशन। ठीक, तो साइमन जो कमीशन है वो नवंबर 1927 में बनाया गया। क्यों बनाया गया ये साइमन कमीशन? तो 1919 में ब्रिटेन ने भारत के लिए एक कानून बनाया था। 1919 में एक एक्ट बनाया था, और उस कानून में 1919 वाले कानून में उन्होंने ये बोला था कि भाई अगले आने वाले 10 सालों में हम ये देखेंगे कि क्या भारतीय इस काबिल हैं कि अपना शासन चला सकते हैं, और यदि हमें लगा कि भारतीय काबिल हैं, शासन चलाने लायक हैं, तो हम धीरे धीरे पावर का ट्रांसफर उनको करेंगे, या हम धीरे धीरे शासन की संस्थाओं में, सरकार में उनको शामिल करेंगे। ये उन्होंने 1919 के कानून में बोला था, 10 साल में हम ऐसा करेंगे। तो 10 साल 1919 से 1929 में 10 साल पूरे होने वाले थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, 1929 से पहले ही एक कमीशन बना दिया। कब? नवंबर 1927 में, और उसका नाम है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन उसका नाम इसलिए है क्योंकि उसको जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? जॉन साइमन। ठीक है, कौन थे? जॉन साइमन। यहां पर मैं हिंदी में लिखे दे रहा हूं, तो उसके अध्यक्ष थे जॉन साइमन। ठीक है, तो जॉन साइमन उसके अध्यक्ष थे, इस वजह से उसका नाम ही पड़ गया साइमन कमीशन। और ये साइमन कमीशन नवंबर 1927 में बना था, लेकिन भारत कब आया? तो भारत आया 3 फरवरी 1928 को। और इस साइमन कमीशन की एक खास बात ये थी कि इसमें सारे के सारे जो मेंबर थे, सदस्य थे, वो अंग्रेज थे। तो इसी वजह से इसको श्वेत कमीशन भी बोला जाता है, क्योंकि सारे के सारे जो इसके मेंबर थे, सदस्य थे, वो अंग्रेज थे। अब आप सोच के देखो कि अंग्रेज सारे के सारे आ रहे हैं भारत में ये छानबीन करने के लिए कि, और ये बताने के लिए कि क्या भारतीय शासन करने के काबिल हैं, क्या भारतीयों को सरकार में शामिल किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। और उस कमीशन में कोई भी भारतीय नहीं है। तो वसीम बरेलवी की सबसे बहुत बेहतरीन एक लाइन है वसीम बरेलवी जी की, वो क्या है कि जब फैसला पहले ही लिखा रखा हो खिलाफ, आप क्या खाक सफाई देंगे? सीधी सी बात है, अगर जो जज ने फैसला पहले ही लिख के रख दिया है, आपका जजमेंट कर दिया है, तो आप सफाई क्या दोगे? सफाई देते रहो, उससे क्या फर्क पड़ेगा? तो साइमन कमीशन में जब सारे ही मेंबर अंग्रेज हैं, कोई भी भारतीय नहीं है, तो रिजल्ट पहले से ही पता है क्या आएगा।
और वो यही कहेंगे कि आप लोग इस काबिल नहीं हो कि आपको सरकार में शामिल किया जाए। और इस वजह से क्या हुआ, साइमन कमीशन जैसे ही बॉम्बे पहुंचा 3 फरवरी 1928 को, इनका जोरदार स्वागत हुआ काले झंडों से और नारों से। और फेमस नारा आपने मूवीज में भी देखा होगा, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ, साइमन वापस जाओ, ये नारे लगने लगे। ठीक है, जुलूस, हड़ताल, ये सारी चीज़ें इंडियंस या भारतीय निकालने लगे। और ये जो साइमन गो बैक, साइमन गो बैक जो है, ये सारी जगह पर होने लगा। और पुलिस ने जो है लोगों के सामने लाठीचार्ज भी किया, लोग तब भी नहीं डिगे। जवाहरलाल नेहरू की भी पिटाई हुई। और ख़ास बात यह है कि हमारे जो लाला लाजपत राय हैं, उन्होंने साइमन कमीशन का विरोध करते टाइम, एक रैली थी वहाँ पर, ये साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे और लाठीचार्ज हुआ अंग्रेज़ों की तरफ से। और वो लाठियाँ इतनी लगी लाला लाजपत राय जी को कि इनकी मृत्यु हो गई 17 नवंबर 1928 को, इनकी मौत हो गई। लाला लाजपत राय ने मरने से पहले एक लाइन बोली थी, वो क्या बोली थी कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश सरकार के ताबूत में एक एक कील का काम करेगी। कि मेरे शरीर पर जितनी भी लाठी पड़ रही हैं, ये ब्रिटिश जो सरकार है उसको उखाड़ फेंकने में ये एक एक कील साबित होंगी। और ये बाद में हुआ भी और हमको आज़ादी भी मिली। ठीक है, तो प्रणाम है ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों को जो इतनी शिद्दत के साथ में भारत की आज़ादी के लिए लड़ते रहे और अपनी जान तक उनको गंवानी पड़ी। जब ये साइमन गो बैक जो है, इसका नारा लग रहा था उस टाइम पर, ये जो साइमन है थे ना, ठीक है, तो इन्होंने भाई कहा कि ये साइमन गो बैक ये नारे सब क्यों लगा रहे हो। तो ब्रिटिशर्स, ये जो भारतीय थे, उन्होंने ये बोला कि भाई इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ये जो कमीशन बनाया है इसमें सारे तो अंग्रेज हैं, भारतीय तो कोई है ही नहीं। तो अंग्रेजों की तरफ से क्या कहा गया कि आप लोग इस काबिल ही नहीं हो कि तुमको इस कमीशन में हम शामिल करें, और यदि काबिल हो तो हमको एक ऐसा संविधान बना के दिखाओ कि जिस पर सारी पार्टियां एग्री हों, मतलब मुस्लिम लीग या दूसरी पार्टियां जो भी इंडिया में थी, भारत में थी, वो सारी जो है एग्री हों। एक ऐसा संविधान बना के दिखाओ, हम मान जाएंगे कि तुम लोग इस काबिल हो कि संविधान बना सकते हो, या तुमको भी कमीशन में लिया जाना चाहिए था। ठीक है, तो ये इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया। किसने एक्सेप्ट किया? तो इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया जवाहरलाल नेहरू के पापा ने। और जवाहरलाल नेहरू के पापा का नाम क्या था? मोतीलाल नेहरू। और उन्होंने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई और उस कमेटी ने एक संविधान, एक छोटा सा संविधान लिखने की कोशिश की है। और उस छोटे से संविधान को हम बोलते हैं नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये मोतीलाल नेहरू ने एक रिपोर्ट तैयार की थी और उस रिपोर्ट को उन्होंने कब जो है पब्लिश किया? 1928 में अपनी रिपोर्ट को पेश किया उन्होंने। ठीक है, तो मोतीलाल नेहरू ने रिपोर्ट पेश की, इस वजह से उसको बोलते हैं नेहरू रिपोर्ट। तो अगर जो आपसे कोई पूछे कि भारत में संविधान बनाने का पहला प्रयास किसने किया है या किस घटना में होता है, तो नेहरू रिपोर्ट। और इस नेहरू रिपोर्ट में जितनी भी बातें की गई थी वो हूबहू एज इट इज, जब भारत का संविधान रियल में बनेगा तो वहां पर ये सारी बातें एज इट इज वहां ले ली जाएंगी भारत के संविधान में। तो सबसे पहला प्रयास नेहरू रिपोर्ट में किया गया है छोटा संविधान बनाने का हमारा। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या है, तो ये तो साइमन कमीशन की बातें हो गई। उसके बाद फॉर्मल डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो संविधान सभा की औपचारिक मांग है। यहां पर मैं हिंदी में लिख दे रहा हूं कि संविधान सभा की औपचारिक मांग, संविधान सभा की औपचारिक मांग, है ना, संविधान सभा की औपचारिक, हिंदी वाले बच्चे, है ना, संविधान सभा की औपचारिक मांग, ये मैंने लिख दिया। तो फॉर्मल डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा की औपचारिक मांग जो है वो किसने की? तो वो की थी एमएन रॉय ने। और एमएन रॉय का फुल फॉर्म क्या था? मानवेंद्र नाथ राय। और इन्होंने कब की थी? 1934 में की थी। और इन्होंने ब्रिटिशर से बोला कि भाई हमारे यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाइए। तो एमएन रॉय का नाम इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इससे क्वेश्चन आते हैं कि संविधान सभा की औपचारिक मांग, फॉर्मल डिमांड जो है वो किसने रख दी ब्रिटिशर्स के सामने? एमएन रॉय ने भी बोल दिया कि भाई हमारे यहाँ संविधान सभा बनाओ।
और ये इन्होंने डिमांड कब रखी, तो 1934 में। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखना। उसके बाद ये जो इन्होंने डिमांड की थी मानवेंद्र नाथ रॉय ने 1934 में कि हमारे यहाँ पर आप संविधान सभा बनाओ, इन्हीं मानवेंद्र नाथ रॉय की ही डिमांड को कांग्रेस ने ऑफिशियल डिमांड बना दिया। ठीक है, तो ऑफिशियल डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की किसने की, कांग्रेस ने कब की, 1935 में की। ठीक है, तो ऑफिशियल डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ऑफिशियल डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान सभा की ऑफिशियल डिमांड किसने की, कांग्रेस ने की, और कांग्रेस ने कब की, 1935 में की है। ठीक है, यहां से देखिए क्या आपको याद रखना है, तो यहां पर देखिए अभी हमने क्या क्या पढ़ा है, एक बार फिर से जरा सा रिवीजन कर लो मेरे साथ में। ठीक है, यहां पर तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यहां पर अभी मैंने 2 स्लाइड हम लोगों ने पढ़ी हैं, और एक रहा ये कि भाई वर्ल्ड का ओल्डेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन सैन मारिनो, या फिर आप कहेंगे यूएसए 1787। ठीक है, इन दोनों में से जो भी ऑप्शन में हो वो लगा देना, दोनों हो अगर जो तो सैन मारिनो लगा देना। ठीक है, फिर संविधान सभा की मांग कैसे कैसे की गई, तो बाल गंगाधर तिलक 1895 में, 1922 में गांधी जी ने बोला कि भाई भारत का संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार हो, 1924 में स्वराज पार्टी जो है उसने डिमांड रख दी, संविधान सभा की डिमांड रख दी, और 1924 के बाद देखिए क्या हुआ, 1924 के बाद साइमन कमीशन आया इंडिया में, उसने जो है चैलेंज किया, और चैलेंज किया तो चैलेंज को एक्सेप्ट किया मोतीलाल नेहरू ने, और नेहरू रिपोर्ट 1928 में आई, संविधान लिखने का पहला प्रयास किया गया नेहरू रिपोर्ट में। और उसके बाद हमारे यहाँ पर एक लीडर थे, साम्यवादी नेता थे एम.एन. रॉय, मानवेंद्र नाथ राय, उन्होंने 1934 में अपनी डिमांड रखी कि भाई हमारे यहाँ पर संविधान सभा बनाओ, और मानवेंद्र नाथ राय की ही डिमांड को ऑफिशियल डिमांड के रूप में कांग्रेस ने प्रस्तुत किया, कब, 1935 में। और सीधी सी बात है कि देखो स्वराज पार्टी जो है उसमें मेंबर्स कम हैं, मानवेंद्र नाथ राय अकेले इंसान हैं, तो तब तक ब्रिटिशर्स के जो है सर पर जू नहीं रेंगेगी, या वो सुनेंगे नहीं जब तक उनको लगेगा कि इक्का दुक्का लोग ही तो डिमांड कर रहे हैं। लेकिन जब उनको यह लगेगा कि पूरी भारत की जनता डिमांड कर रही है, तब उनको झुकना पड़ेगा और उस डिमांड को मानना पड़ेगा। और यह बात हमको गांधी जी बता के गए हैं कि जनता में शक्ति होती है। देखिए पावर कई टाइप की होती है, पद की पावर, पैसे की पावर, लेकिन असली जो ताकत होती है वो जनता की शक्ति में होती है। आपने कभी देखा है कि गांधी जी कभी किसी पीएम की गद्दी पर बैठे या दूसरी गद्दी पर बैठे? लेकिन जवाहरलाल नेहरू जो भारत के पीएम थे, आपको क्या लगता कि गांधी जी कह देते कि बैठ जाओ तो बैठ जाते, और कह देते खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाते? ये होती है पावर जनता की। और गांधी जी ने ये सारे जो सिद्धांत हैं ये कहां पर सीखे? साउथ अफ्रीका में। गांधी जी जब साउथ अफ्रीका गए तो वहां पर उन्होंने क्या किया, वहां पर उन्होंने देखा कि ऐसी ऐसी प्रथाएं चल रही हैं, और उन प्रथाओं का विरोध करने के लिए वो अंग्रेज ऑफिसर के पास गए। वहाँ पर एक प्रथा चलती थी साउथ अफ्रीका में कि वहाँ पर जो लोग होते थे, साउथ अफ्रीका के ही नेटिव लोग थे, उनसे कहा गया कि तुम हर जगह पर नहीं जा सकते, सारे प्लेसेस पे नहीं जा सकते, और कुछ प्लेसेस पे जा सकते थे, कुछ स्थानों पर जा सकते थे, और वहाँ पर पास लेके जाना पड़ता था उन स्थानों पर। गांधी जी ने कहा ये तो गलत है, ये तो डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव है। गांधी जी जो है अंग्रेज ऑफिसर से बात करने पहुंचे, अंग्रेज ऑफिसर जो था उसने सुनी ही नहीं। उसके बाद गांधी जी 1-2 हज़ार लोगों की भीड़ लेके गए, और उन्होंने देखा कि वो जो अंग्रेज ऑफिसर है उसका बात करने का लहजा बदल गया, तरीका बदल गया, और गांधी जी ने अपनी लाइफ का पहला लेसन सीखा कि जनता में शक्ति होती है। गांधी जी ने अपने आंदोलन के जितने भी तरीके हैं, सत्याग्रह, ठीक है, और सविनय अवज्ञा, ठीक है, और जनता में पावर वाला ये जो सिद्धांत है, सारे के सारे उन्होंने साउथ अफ्रीका में सीखे हैं, और बाद में आके उन्होंने इंडिया में उसको अप्लाई किया है। इसी वजह से गांधी जी के बारे में एक कथन है कि साउथ अफ्रीका गांधी गए थे और साउथ अफ्रीका ने गांधी को महात्मा बना के लौटा दिया। गांधी को महात्मा जो बनाया है वो किसने बनाया है? साउथ अफ्रीका ने, क्योंकि साउथ अफ्रीका को गांधी जी ने एज ए लेबोरेटरी यूज किया है, प्रयोगशाला के तौर पे यूज किया है, और वो सारे प्रयोगशाला के जो रिजल्ट मिले उन सबको उन्होंने फिर इंडिया में अप्लाई किया है। तो जनता में पावर होती है, गांधी जी बता के गए हैं, और जब कांग्रेस डिमांड करेगी तो लगेगा सारा इंडिया डिमांड कर रहा है, और फिर ब्रिटिशर्स को डिमांड माननी पड़ेगी। ठीक है, आगे देखते हैं।
डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक्सेप्टेड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो ये जो संविधान सभा की डिमांड है ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कब की, तो एक बार देख लेते हैं इसको भी। ठीक है, तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा, ठीक, हिंदी में मैं लिखे दे रहा हूं, ब्रिटिश सरकार के द्वारा, ब्रिटिश सरकार के द्वारा संविधान सभा की मांग, संविधान सभा की मांग स्वीकार की गई। यहां पे मैं लिखे दे रहा हूं स्वीकार, ठीक है, स्वीकार की गई। तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा संविधान सभा की मांग स्वीकार की गई। कब स्वीकार की गई, तो ये हमारी मेन हेडिंग है। ठीक है, कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा संविधान सभा की मांग स्वीकार कब की गई, क्योंकि अब एक्सेप्ट करेंगे तभी तो हमारे यहां पर संविधान सभा बनेगी। तो पहला पॉइंट है अगस्त ऑफर, अगस्त ऑफर 1940 या अगस्त प्रस्ताव 1940। ठीक है, यहां पर मैं लिखे दे रहा हूं हिंदी में अगस्त प्रस्ताव। ठीक, और अगस्त प्रस्ताव, ये अगस्त प्रस्ताव कब आया था, 1940 में आया था। और उस टाइप पर इंडिया के वायसराय कौन थे, लिन लिथिगो थे। ध्यान देना, लिन लिथिगो। ठीक है, लिन लिथिगो, तो ये तो इंग्लिश और हिंदी में सेम नाम है, इस वजह से मैं नहीं लिख रहा हूं। तो वायसराय कौन था, लिन लिथिगो थे। अब देखिए हुआ क्या, 1940 में ये अगस्त ऑफर में पहली बार उन्होंने एक्सेप्ट किया। ठीक ठीक, उन्होंने कहा कि ठीक है आपके यहाँ संविधान सभा बना देंगे। तो ऐसी क्या, मतलब इतना इनको रहम कैसे आ गया इस टाइम पर कि इन्होंने बोल दिया कि भाई हाँ ठीक है संविधान सभा आपके यहाँ बना देंगे। कुछ ना कुछ तो वजह रही होगी, क्योंकि इतने अच्छे तो ये है नहीं। देखिए वजह क्या थी, वजह ये थी क्योंकि हमको पता है कि 1939 से लेकर 1945 तक, 1945 तक वर्ल्ड वॉर सेकेंड, है ना, द्वितीय विश्व युद्ध, वर्ल्ड वॉर सेकेंड या विश्व युद्ध। ठीक है, यहां पर मैं लिख रहा हूं द्वितीय विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, है ना। सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला 1939 से 1945 के बीच में। अब ये जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से 1945 के बीच में चला, तो इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में दो ग्रुप्स जो है आपस में लड़ रहे थे। और एक तरफ क्या था, यूएसए था, ठीक है, फ्रांस था, ठीक, यूएसए हो गया, फ्रांस हो गया और ब्रिटेन हो गया, ये लोग थे। दूसरी तरफ देखो कौन था, दूसरी तरफ आपको हिटलर का तो नाम ही पता होगा, है ना। तो जर्मनी का कौन, हिटलर लड़ रहा था। साथ साथ में इनके साथी कौन थे, इटली, ठीक, इनके साथी कौन थे, जापान। ये मैंने कुछ ही कंट्री लिखे, बहुत सारे कंट्री थे। तो ये जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर ये दो ग्रुप्स के बीच में चल रहा था। और ये वाला जो ग्रुप है, ये वाला यूएसए, फ्रांस और ब्रिटेन, इसको बोला जाता था एलाइड पावर्स, मित्र राष्ट्र। और इनको बोला जाता था एक्सेस पावर्स, धुरी राष्ट्र। ठीक, धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र, इनके बीच में चल रहा था। अब देखिए क्या हुआ, अब सीधी सी बात है, जैसे ही ये वर्ल्ड वॉर शुरू होगा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू होगा, अब ब्रिटेन के लोग क्या चाहेंगे कि ब्रिटेन के लोग ये चाहेंगे कि भाई इस वर्ल्ड वॉर में इंडिया जो है हमको सपोर्ट कर दे, इंडिया हमको सपोर्ट कर दे। इंडिया के लोग जो है एज अ सोल्जर, एज अ सैनिक हमारी सेना को ज्वाइन कर लें तो ज़्यादा अच्छा होगा, ब्रिटेन की सेना को ज्वाइन कर लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो भाई इंडिया सपोर्ट करेगा क्यों, तो करेगा इसलिए क्योंकि उन्होंने सोचा कि ये लोग इसी वजह से सपोर्ट कर देंगे कि यदि हम इनको खुश करने के लिए अगर जो कोई बात कर देते हैं तो हो सकता है इंडिया हमारा सपोर्ट कर दे। और खुश करने के लिए बात देखिए इन्होंने क्या की, हमारे यहाँ के या भारत के उस टाइम पर वायसराय लिन लिथिगो थे। लिन लिथिगो ने अगस्त 1940 में, अगस्त 1940 में एक डिक्लेरेशन जारी किया, घोषणा पत्र जारी किया। और उस घोषणा पत्र में उन्होंने दो तीन बातें कही जिसमें कि भारतीय खुश हो जाएं। देखो क्या क्या बोला, उन्होंने कहा कि भारत का संविधान भारतीयों द्वारा ही बनाया जाएगा, कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया के लोग ही बनाएंगे, पहली बात बोली उन्होंने।
दूसरा देखो क्या बोला, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में भारतीय शामिल किए जाएंगे। मतलब जो वायसराय हुआ करता था, जैसे कि ये वायसराय है, ठीक है, और वायसराय की कार्यकारिणी का मतलब जो उस टाइम की सरकार थी, एग्जीक्यूटिव जो थी, तो जैसे अभी प्रधानमंत्री होता है और उसके कई सारे मंत्री होते हैं, तो ऐसे वायसराय और वायसराय के कई सारे सहयोगी, ठीक है, इसको बोला जाता था वायसराय की कार्यकारिणी। तो इन्होंने बोला कि वायसराय की जो एग्जीक्यूटिव है, कार्यकारिणी है, उसमें भारतीयों को शामिल करेंगे, टेंशन मत लो। और साथ में कि यहां पर जो है भारतीयों को शामिल करते हुए एक युद्ध सलाहकार परिषद बनाएंगे, हम वॉर एडवाइजरी काउंसिल बनाएंगे कि युद्ध में क्या किया जाना चाहिए, क्या नहीं किया जाना चाहिए, उसके लिए एक परिषद या कमेटी बनाएंगे और उसमें भी भारतीयों को शामिल करेंगे। तो ये तीन बातें उन्होंने बोली कि जिसमें कि भारतीय खुश हो जाएं और हमारा सपोर्ट करें। तो पहली बार उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड की संविधान सभा हम बनाएंगे, ये संविधान सभा की डिमांड को एक्सेप्ट कब किया, तो लिनलिथिगो ने अगस्त 1940 में एक्सेप्ट किया और उसी को बोला जाता है अगस्त प्रस्ताव 1940। ये याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या हुआ, क्रिप्स मिशन आया इंडिया में। कब आया क्रिप्स मिशन, तो मार्च 1942 में आया है, ठीक है। कब आया है फ्रेंड्स, मार्च 1942 में आया है क्रिप्स मिशन। इसके बारे में एक बार देखते हैं। तो 1942 का टाइम है क्रिप्स मिशन। अब देखिए इस टाइम पर क्या हुआ, इस टाइम पर एक बात हुई, इस टाइम पर जो जापान है, क्योंकि ये इंडिया है, ठीक है, ये अंडमान निकोबार है, इंडिया का मैप देखना आप, ये अंडमान निकोबार है, ये इंडोनेशिया है, ये थाईलैंड है, फिलीपींस है, और इस साइड यहाँ पर पड़ता है जापान, ठीक है, जापान। अब देखिए क्या हुआ है, जापान ने यहाँ पर एक अलग स्ट्रेटजी अपना ली। जापान ने सोचा कि अगर जो सीधे सीधे हम अटैक करेंगे यूएसए पर या ब्रिटेन पर तो वो बहुत दूर पड़ेगा। और जापान ने क्या किया, जैसे अंग्रेजों का, ब्रिटिशर्स का इंडिया पर शासन था, वैसे इधर के कुछ देशों पर भी ब्रिटिशर्स का शासन था। और जापान ने क्या किया, जिन जिन देशों पर ब्रिटिश का कब्जा था वहाँ वहाँ पर अटैक करके वहाँ से ब्रिटेन को ये लोग भगाने लगे, जापानी भगाने लगे। और 1942 के पहले पहले की अगर जो आप हिस्ट्री की किताब को पढ़ें तो ऐसा लग रहा था कि हिटलर जो है वो वर्ल्ड वॉर जीत जाएगा। अब हिटलर वर्ल्ड वॉर जो है वो जीत जाएगा, ऐसा लग रहा था कि यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज़ को हिटलर ने जीत लिया था। तो इस टाइम पर ब्रिटेन को भी बहुत डर लग रहा था, यूएसए को भी बहुत डर लग रहा था कि कहीं हिटलर सारा कुछ जीत ना ले तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। और इस वजह से यूएसए ने, अमेरिका ने दबाव डाला किस पर, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल पर दबाव डाला कि भाई चर्चिल महोदय, आप क्या करो कि आप इंडिया में जो है इंडिया का सपोर्ट हासिल करो, इंडिया का सहयोग हासिल करो। चर्चिल हालांकि चाहते नहीं थे, क्योंकि चर्चिल ये चाहते ही नहीं थे कि इंडियंस को कोई सहूलियत दी जाए, क्योंकि इंडिया जो सोने का अंडा देने वाली जो मुर्गी है उसको कौन छोड़ना चाहेगा, चर्चिल छोड़ना ही नहीं चाहते थे। लेकिन यूएसए के बहुत भारी दबाव के कारण बहुत अनमने ढंग से ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने यहाँ पर एक मिशन भेजा। और चर्चिल ने जो मिशन भेजा उस मिशन को लीड कौन कर रहा था, लीड कर रहे थे स्टैफर्ड क्रिप्स, ठीक है। जो अध्यक्ष थे, चेयरपर्सन थे क्रिप्स मिशन के, वो कौन थे, स्टैफर्ड क्रिप्स थे, ठीक है। तो ध्यान देना, स्टैफर्ड क्रिप्स। और क्योंकि ये अध्यक्ष थे इस मिशन के, इस वजह से इस मिशन का ही देखो नाम क्या पड़ गया, क्रिप्स मिशन। और ये कब आया, मार्च 1942 में आया। जैसे ही ये आया, इसने अपनी सिफारिश दी। सिफारिश क्या दी कि युद्ध के बाद संविधान सभा बनेगी, टेंशन मत लो, ये बात बोली। और दूसरा देखो इन्होंने क्या बोला, जिनको संविधान स्वीकार ना हो वो प्रांत भारतीय संघ से अलग हो सकते हैं। मतलब युद्ध के बाद हम संविधान सभा बनाएंगे, टेंशन मत लो, और लेकिन वो संविधान जिस भी भारतीय राजे रजवाड़े को पसंद ना हो वो भारत से अलग हो सकता है। अब देख लो ये कितनी अच्छी बात कर रहे हैं, मतलब भारत को अनगिनत टुकड़ों में बांटने की योजना है ये, कि भाई ऐसे तो बहुत सारे देसी राजे रजवाड़े कहने लगेंगे कि भाई हमको नहीं पसंद है और वो फिर अलग हो जाए भारत से। ऐसे तो एक पाकिस्तान नहीं, 100 पाकिस्तान बनाने की योजना थी क्रिप्स मिशन में। और इस देखिए मिशन को भेजा बहुत अनमने ढंग से गया था चर्चिल के द्वारा, और उसने वैसे ही बात कर दी। लेकिन फिर भी सेकंड टाइम उन्होंने एक्सेप्ट किया, कब, क्रिप्स मिशन में, कि ठीक है भाई आपके यहाँ संविधान सभा बनेगी। ये जो क्रिप्स मिशन की रिपोर्ट थी, सिफारिश थी,
इस पर हमारे यहाँ के जो लीडर्स हैं उन्होंने कुछ बोला है, तो उससे भी क्वेश्चन आते हैं, और यहाँ तक कि आईएएस में भी आ चुका है, यूपीएससी में भी आ चुका है कि गांधी जी ने क्या बोला था क्रिप्स मिशन के लिए। तो गांधी जी ने बोला था, इट वाज पोस्ट डेटेड चेक ऑन क्रैशिंग बैंक। यह आगे की तारीख का चेक था जिसका बैंक नष्ट होने वाला था। ये ऐसा चेक है जिसका बैंक ही डूब जाएगा, चेक का करेंगे क्या? क्योंकि सीधी सी बात है कि आप ये जो बात कर रहे हैं कि संविधान सभा बनेगी युद्ध के बाद, भाई आप या तो पहले ऐसा कुछ कर चुके हों कि हम आप पर विश्वास कर सकें। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पर भी आपने इतने सारे प्रॉमिस किए कि भाई प्रथम विश्व युद्ध के बाद में भारतीयों को बहुत सारी सहूलियतें दी जाएंगी, ये दिया जाएगा, फ्रीडम दिया जाएगा, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड हुआ तो आपने भारतीयों को थमा दिया रॉलाट एक्ट। रॉलाट एक्ट का मतलब बिना दलील, बिना अपील और बिना वकील का कानून उसको बोलते थे। इसका मतलब कोई दलील नहीं, कोई सुनवाई नहीं, शक के आधार पर आपको गिरफ्तार किया जा सकता था, फांसी पर भी चढ़ाया जा सकता था। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में आपने इनाम में ये दिया। आज फिर से आप कह रहे हैं कि युद्ध के बाद बनाएंगे संविधान सभा। भाई आपका क्या भरोसा कि आप बनाओगे कि नहीं बनाओगे? तो इस वजह से गांधी जी ने बोला यह आगे की तारीख का चेक था जिसका बैंक ही डूबने वाला है। जवाहरलाल नेहरू ने क्या बोला क्रिप्स मिशन पर कि क्रिप्स योजना को स्वीकार करना भारत को अनिश्चित खंडों में विभाजित करने के लिए एक मार्ग प्रशस्त करना था, कि अगर जो इसको एक्सेप्ट कर लो इसका मतलब है आप इंडिया को अनगिनत टुकड़ों में बांट दोगे, यहां पर सैकड़ों पाकिस्तान बन जाएंगे। तो ये तो रही क्रिप्स मिशन की बात। क्रिप्स मिशन को नेग्लेक्ट कर दिया गया। इसके बाद देखिए क्या हुआ। इसके बाद आता है कैबिनेट मिशन। 24 मार्च 1946 को दिल्ली में आया, ठीक है। और ये कैबिनेट मिशन क्या है तो थोड़ी सी हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए हुआ क्या। क्रिप्स मिशन 1942 में आया, उसने ऐसे ऐसी बात कर दी, ठीक है। और जब वर्ल्ड वॉर आगे बढ़ा, वर्ल्ड वॉर जब आगे बढ़ा तो देखिए हुआ क्या कि जापान जो है ना, जापान ने अलग स्ट्रेटजी अपनाई, ये तो हम लोग बात कर लिया हमने। यूएसए में क्या हुआ कि यूएसए में न्यूक्लियर बम बनाने के लिए यूएसए में प्रोजेक्ट शुरू हुआ। आपने शायद एक मूवी देखी हो और उस मूवी को ऑस्कर भी मिला है, ओपनहाइमर। अगर जो जिस स्टूडेंट ने नहीं देखा है तो वो जाके देख लो, हो सकता है एक बार ना समझ में आए, दोबारा देखो, अच्छी मूवी है। तो ओपनहाइमर जो है बहुत अच्छी मूवी है, उसमें बहुत सारे फैक्ट्स आपको जानने को मिलेंगे। या 11वीं और 12वीं में अगर जो साइंस आप पढ़ते हो तो बहुत सारे साइंटिस्ट जो पढ़ते हो आपको उस मूवी में दिखेंगे रोल करते हुए। तो ओपनहाइमर एक साइंटिस्ट का नाम है, और ओपनहाइमर की लीडरशिप में न्यूक्लियर बम बनाने का प्रोजेक्ट चल रहा था यूएसए या अमेरिका में, ठीक है। और उसी टाइम पर जर्मनी, हिटलर, तो जर्मनी में भी न्यूक्लियर बम बनाने का प्रोजेक्ट चल रहा था। और जर्मनी में एक फेमस एटॉमिक साइंटिस्ट थे, और उस टाइम के जो सबसे फेमस एटॉमिक साइंटिस्ट हाइजेनबर्ग, शायद आपने उनकी इक्वेशन या नाम पढ़ा हो अपनी साइंस की किताबों में। तो हाइजेनबर्ग जो है जर्मनी में काम कर रहे थे। अब यूएसए को ये लग रहा था कि कहीं हिटलर या जर्मनी ने अगर जो न्यूक्लियर बम पहले बना लिया तो गड़बड़ हो जाएगा। वो एक या दो नहीं मारेगा, जितने बनाएगा उतने मारेगा, मारता जाएगा, सब कुछ खत्म कर देगा। और जब आपको ये डर हो, मरने का डर हो, तब आप जो काम करते हैं अपनी पूरी की पूरी शक्ति लगा देते हैं। और वही हुआ यूएसए में। यूएसए को ये डर था कि कहीं हिटलर, कहीं जर्मनी अगर जो पहले न्यूक्लियर बम बना लेगा तो सब कुछ नाश हो जाएगा। और इस वजह से ओपनहाइमर की लीडरशिप में एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया अमेरिका में। उस प्रोजेक्ट का नाम था मैनहट्टन प्रोजेक्ट। मैनहट्टन प्रोजेक्ट का मतलब न्यूक्लियर बम बनाने वाला प्रोजेक्ट। और न्यूक्लियर बम बना के अमेरिका ने तैयार कर दिया 1945 में, 1945 में उन्होंने जो है अपना ये प्रोजेक्ट पूरा कर दिया, न्यूक्लियर बम बना लिया। तब तक किसी को पता भी नहीं था कि न्यूक्लियर बम होता क्या है, ठीक। जापान ने एक गलती कर दी। जापान ने क्या किया, जापान एक छोटा सा देखो देश है लेकिन इतिहास बड़ा शानदार है। जापान ने रशिया को अटैक किया, रशिया को हराया, चाइना को हराया। और जापान ने देखते ही देखते अमेरिका यूएसए में एक पोर्ट है, बंदरगाह है पर्ल हार्बर, पर्ल हार्बर पर अटैक कर दिया, बहुत सारे लोग मार दिए वहां पर। अब जो है 1945 की तरफ जब वर्ल्ड वॉर बढ़ा, युद्ध बढ़ा, उस टाइम पर जो है साफ साफ ये लग रहा था कि
अब जो है जापान और जर्मनी जो है उसके पास इतनी शक्ति नहीं बची है। 1942 के पहले अगर जो आप देखते तो सिचुएशन अलग थी, लेकिन 1945 में जब आप आएंगे तो यहाँ पर ये लग रहा था कि नहीं भाई, अब तो वर्ल्ड वॉर जो है वो ब्रिटेन और यूएसए जीतेंगे, ऐसा लग रहा था। जापान ने गलती कर दी, यूएसए के पोर्ट पर्ल हार्बर पर अटैक कर दिया, आक्रमण कर दिया, बहुत सारे लोगों को मार दिया। बहुत सारे यूट्यूब पर अगर जो आप इंटरव्यू देखेंगे साइंटिस्ट लोगों के, है ना, तो वो आपको कहते हुए मिलेंगे कि अगर जो अमेरिका जापान पर न्यूक्लियर बम ना भी गिरा था तो बात बन सकती थी। लेकिन हुआ क्या? सीधी सी बात है, अमेरिका को पता है ये वर्ल्ड वॉर खत्म होगा, और वर्ल्ड वॉर जब खत्म होगा तो ब्रिटेन महाशक्ति नहीं बचेगा, यूरोप का कोई भी देश अब महाशक्ति या सुपर पावर नहीं बचेगा, क्योंकि वो इस वर्ल्ड वॉर में इतना कुछ खो चुके हैं। और इस वजह से क्या होगा कि अगर जो ये सुपर पावर वाली गद्दी हथियानी है तो वर्ल्ड को अपना चमत्कार दिखाना पड़ेगा। और इस वजह से 1945 में अगस्त में जापान की नागासाकी और हिरोशिमा पर यूएसए ने 2 न्यूक्लियर बम गिरा दिए, लिटिल बॉय और फैट मैन 2 न्यूक्लियर बम गिराए। जापान सरेंडर कर गया, उधर हिटलर ने भी सुसाइड कर लिया था, ठीक है। और जो है वर्ल्ड वॉर हार गया कौन? जर्मनी हार गया, इटली हार गया, जापान हार गया। और वर्ल्ड वॉर जीता कौन? ब्रिटेन जीता, यूएसए या एलाइड पावर्स मित्र राष्ट्र वर्ल्ड वॉर जीत गए। वर्ल्ड वॉर जैसे ही देखिए जीते तो हुआ क्या? ब्रिटेन में इस वर्ल्ड वॉर की वजह से बहुत दिनों से चुनाव जो है वो नहीं हो पा रहे थे, चुनाव पोस्टपोन्ड कर दिए गए थे, टाल दिए गए थे। तो 1945 के ही आसपास ब्रिटेन में फिर चुनाव हुए, 1945 के आसपास चुनाव हुए, ठीक है, ब्रिटेन में। और ब्रिटेन में सत्ता बदल गई। पहले देखिए विंस्टन चर्चिल जो है ये पीएम थे, लेकिन अब वहां पर जो नए पीएम बने उनका नाम था क्लीमेंट एटली। तो क्लीमेंट एटली जो है वो नए पीएम बने ब्रिटेन के, क्योंकि ब्रिटेन की जनता अब ये सोच रही है कि भाई अब हमको ऐसा पीएम नहीं चाहिए जो इंटरनेशनल रिलेशन खेले, दूसरे देशों पर ज़्यादा ध्यान दे। अब हमको ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए जो अब पहले घर को सुधारे, डोमेस्टिक पॉलिसीज पर ज़्यादा ध्यान दे, और ऐसे प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली। विंस्टन चर्चिल, सोचो ऐसा पीएम जिसने वर्ल्ड वॉर जीता है, चुनाव हार गया, क्योंकि ब्रिटेन के लोग थोड़ा सा जागरूक हैं, और अब वो ऐसा पीएम लाना चाहते हैं जो डोमेस्टिक पॉलिसीज, घरेलू नीतियों पर ज़्यादा ध्यान देता हो। और इस वजह से चर्चिल चुनाव हार गए और क्लीमेंट एटली नए प्रधानमंत्री बने। क्लीमेंट एटली जैसे ही प्रधानमंत्री बने, उन्होंने कहा कि भाई इंडिया को 1948 से पहले इंडिया को पावर का ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ठीक है, शक्ति का स्थानांतरण कर दिया जाएगा, या भारत को आज़ाद कर दिया जाएगा। अब आपको ये लगेगा कि जो क्लीमेंट एटली हैं ये तो बहुत अच्छे इंसान हैं, है ना, और क्लीमेंट एटली इतने अच्छे इंसान हैं कि बोलो ये आज़ाद करने की बात कर रहे हैं, और इंडिया के जो पहले पीएम बन गए होते तो बहुत पहले ही हम लोग आज़ाद हो गए होते। जी नहीं, ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात क्यों नहीं है? ब्रिटेन अब इतना टूट गया है, उसके सोल्जर्स इतने थक गए हैं कि अब उनके सोल्जर्स को अगर जो आप इंडिया भेजोगे तो आएंगे ही नहीं। इकोनॉमिक कंडीशन बिल्कुल ध्वस्त हो गई है, हथियार बचे नहीं हैं। तो अब ब्रिटेन इंडिया को उपनिवेश बनाए रखने में कैपेबल है ही नहीं, और कैपेबल अगर जो नहीं है तो फिर इंडिया को आज़ाद करना पड़ेगा, भारत को आज़ाद करना पड़ेगा, भारत को पावर का ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। और सिर्फ भारत ही नहीं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद लगभग 60 से ज़्यादा देश आज़ाद हुए हैं, और ऐसे 60 से ज़्यादा देश वो आज़ाद हुए हैं जिन पर यूरोपियन देशों का कब्जा हुआ करता था, क्योंकि अब कोई भी यूरोप का देश कॉलोनी या उपनिवेश बनाए रखने में कैपेबल है ही नहीं। और क्लीमेंट एटली ने भारत को पावर का ट्रांसफ़र कैसे किया जाए, सत्ता का हस्तांतरण कैसे किया जाए, इस वजह से क्लीमेंट एटली ने एक मिशन भेजा, और उस मिशन का नाम है कैबिनेट मिशन। इसका नाम कैबिनेट मिशन इसलिए पड़ा क्योंकि जैसे इंडिया में कैबिनेट मंत्री होते हैं, ऐसे ही ब्रिटेन के 3 कैबिनेट मंत्री इंडिया आए, और जो कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे उनका नाम था पैथिक लॉरेंस। क्या नाम था? पैथिक लॉरेंस। और 2 जो अदर मेंबर थे, ये क्योंकि नाम है तो वो इंग्लिश में ही मैं छोड़े दे रहा हूँ, है ना, क्योंकि नाम ही है, पैथिक लॉरेंस। और 2 और सदस्य थे, एवी अलेक्जेंडर और स्टैफर्ड क्रिप्स। ये वही स्टैफर्ड क्रिप्स हैं जो एक बार पहले भी आ चुके हैं 1942 में। तो पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर और स्टैफर्ड क्रिप्स, ये 3 लोग आए कैबिनेट मिशन
24 मार्च 1946। और इन्होंने जैसे जैसे बताया है वैसे वैसे भारत की संविधान सभा बनके तैयार हो गई है। और भारत की संविधान सभा बनके तैयार कब हुई है? वो ये 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा बनके तैयार हुई है। और देखिए ये जो कैबिनेट मिशन है इसने क्या बताया? इसने बताया कि प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर संविधान सभा में एक सीट होगी। प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर संविधान सभा में कितनी सीटें होंगी? एक होगी। इसका मतलब अगर जो भारत है और भारत का कोई ऐसा राज्य है जहां की पॉपुलेशन 80 लाख है, तो 80 लाख है तो यहां से संविधान सभा में कितने मेंबर जाएंगे? यहां से संविधान सभा में जाएंगे 8 सदस्य। ठीक है, क्योंकि प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर संविधान सभा में कितनी सीटें होंगी? एक सीट होगी। इन्होंने ऐसे बताया। तो फिर देखिए हुआ क्या, जैसे जैसे इन्होंने बताया वैसे वैसे संविधान सभा के मेंबर्स चुने गए। तो एक बार देखते हैं कैसे चुने गए। तो देखिए हुआ क्या कि उस टाइम का जो भारत था, उस टाइम का जो इंडिया था, है ना, उस टाइम के इंडिया में 3 टाइप के क्षेत्र हुआ करते थे। जैसे आज के टाइम का भारत है तो आज के टाइम के भारत में 2 टाइप के क्षेत्र हैं, एक को राज्य बोलते हो, एक को केंद्र शासित प्रदेश बोलते हो, स्टेट बोलते हो और यूटी बोलते हो। उस टाइम देखिए क्या है, एक ऐसे क्षेत्र थे जिन पर ब्रिटेन का सीधा सीधा कब्जा था, उनको बोलते थे ब्रिटिश इंडियन स्टेट्स। ब्रिटिश इंडियन स्टेट्स। ठीक है, इसको मैं लिखे दे रहा हूं, ब्रिटिश भारतीय प्रांत। क्या बोलेंगे? ब्रिटिश भारतीय प्रांत बोलेंगे इनको। मतलब जैसे आज के स्टेट हैं, जैसे आज के राज्य हैं, ऐसे तब के राज्य, जब यहां पर ब्रिटेन का शासन हुआ करता था, ऐसे तब के राज्यों को क्या बोलते थे? ब्रिटिश इंडियन स्टेट्स, ब्रिटिश भारतीय प्रांत। ठीक है, और जैसे आज के यूटी हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, ऐसे तब के जो यूटी होते थे उनको क्या बोलते थे? उनको देखो क्या बोलते थे, उनको बोलते थे चीफ कमिश्नर स्टेट्स। और इसको हिंदी में बोलते थे मुख्य आयुक्त के प्रांत। ठीक है, मुख्य आयुक्त के, इनको बोलते थे प्रांत, मुख्य आयुक्त के प्रांत बोलते थे। ठीक है, और हमको पता है कि आज़ादी के कुछ दिन पहले पहले तक या आज़ादी के वक्त तक भी हमारे यहाँ पर बहुत सारे देसी राजे रजवाड़े थे, देसी राजे रजवाड़ों का शासन हुआ करता था। ठीक है, तो हैदराबाद के निजाम, कश्मीर के राजा हरि सिंह, जूनागढ़ के जो नवाब हैं, मणिपुर के बोध चंद्र सिंह, वो सारे लोग हुआ करते थे। तो यहां पर देखिए क्या हुआ, जो तीसरा रीजन था, तीसरा रीजन का मतलब जो राजे रजवाड़ों वाले जो क्षेत्र थे उनको क्या बोलते थे? उनको बोलते थे प्रिंसली स्टेट्स, या इनको बोलेंगे हम देसी रियासतें। ठीक है, क्या बोलेंगे? इनको बोलेंगे देसी रियासतें। ठीक है, इनको क्या बोलेंगे? देसी रियासतें बोलेंगे। तो एक बार देखो जरा, ये ब्रिटिश इंडियन स्टेट्स का मतलब ये जैसे आज के राज्य हैं ऐसे तब के राज्य, उनको क्या बोला जाता था? ये मैं लिखे दे रहा हूं, जैसे आज के राज्य हैं ऐसे तब के राज्यों को बोला जाता था ब्रिटिश इंडियन स्टेट्स। जैसे आज के यूटी हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, ऐसे तब के केंद्र शासित प्रदेशों को क्या बोला जाता था? चीफ कमिश्नर स्टेट्स। और ये क्या है? देसी राजे रजवाड़ों वाले क्षेत्र हैं जिनको बोला जाता था प्रिंसली स्टेट्स। ठीक है, ये 3 टाइप के क्षेत्र थे। अब जैसे जैसे बता के गया कैबिनेट मिशन कि प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर संविधान सभा में एक लोग जाएंगे, एक सदस्य होगा, तो वैसे वैसे करके क्या हुआ, संविधान सभा हमारी कब देखो बनी थी? संविधान सभा हमारी कब बनी? 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हो गया। ठीक, तो ये जो संविधान सभा में देखिए टोटल मेंबर्स आए, संविधान सभा में टोटल देखिए मेंबर्स कितने आए, तो यहां पर मैं लिख रहा हूं कि कुल सदस्य संविधान सभा में जो कुल सदस्य आए वो कितने आए? तो कुल सदस्य आए 389 सदस्य आए। और ये जो 389 सदस्य हैं, अच्छा आप ही बताओ कि जो देसी राजे रजवाड़ों वाले जो क्षेत्र थे, तो क्या देसी राजे रजवाड़े जो है उनके क्षेत्र में कभी चुनाव होता था क्या? जनता की वहां चुनाव जानती भी है कि क्या होता है?
तो सीधी सी बात है, इन देसी राजे रजवाड़ों से कहा गया था कि भाई आपके क्षेत्र में चुनाव नहीं होगा, राजा जिसे पसंद करे उसे संविधान सभा में भेज दे। और इस वजह से इन टोटल 389 लोगों में से जो 93 लोग हैं, 93 जो लोग हैं, उनका चुनाव हुआ ही नहीं था, उनका मनोनयन हुआ था। मनोनयन का मतलब उनका नॉमिनेशन हुआ था। क्या हुआ था? उनका नॉमिनेशन हुआ था, मनोनयन हुआ था, राजा के द्वारा नॉमिनेट करके वहां पर भेजे गए थे। और 93 अगर जो आप इसमें से निकाल दें 389 में से, तो हमारे सामने नंबर आएगा 296, 296। ये जो 296 लोग हैं, इनका जो है इलेक्शन हुआ था, इनका हुआ था चुनाव। ये लोग चुन के आए थे 296 लोग, और 296 लोग जो है ये चुन के आए थे। इसमें से भी एक खास बात ये है क्या, कि 296 में से जो 4 लोग आए थे वो कहाँ से आए थे? वो चीफ कमिश्नर स्टेट से या मुख्य आयुक्त के प्रांत से आए थे। और जो बच गए, कितने गए? बच गए 292 लोग, और ये कहाँ से आए थे? ये ब्रिटिश इंडियन स्टेट से आए थे। तो ऐसे ऐसे कर कर टोटल कुल 389 जो है मेंबर्स हमारी संविधान सभा में पहुंचे। और अब हमारी संविधान सभा बनके तैयार हो गई 6 दिसंबर 1900, देख लो 6 दिसंबर 1946 को। और ये संविधान सभा बनके तैयार हो गई है, जैसा जैसा कैबिनेट मिशन ने बताया है। और अब वो बैठकें करेगी और संविधान बनाएगी। तो हमारा देखिए जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा, या नेक्स्ट जो वीडियो आएगा, वो इस पे आएगा कि संविधान का फॉर्मेशन, संविधान का निर्माण। अभी देखिए इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा है कि संविधान सभा कैसे बनी। अगली वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे कि संविधान को कैसे बनाया गया, कैसे डिबेट हुई, अंबेडकर को इतना इंपॉर्टेंट क्यों हम लोग मानते हैं। दूसरी बात, संविधान जब 2 महीने पहले ही बन के पूरा हो गया था, 26 नवंबर 1949 को पूरा हो गया था, फिर ऐसी क्या वजह थी कि उसको बाद में लागू किया गया 2 महीने के बाद, 26 जनवरी 1950 को। ये सारी बातों का डिस्कशन हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कॉन्स्टिट्यूशन के फॉर्मेशन वाले में। देखिए मैंने जो इतना जो है आपको जो भी यहाँ पर पढ़ाया है इस वीडियो के माध्यम से, आप लोग देख ही रहे होंगे, ठीक है। बहुत ही अच्छी क्लास, डीप में क्लास है ये। आप कोई भी एग्ज़ाम अगर जो देने जाएंगे तो 100% कुछ नहीं होता, लेकिन मैं आपको 99% कह रहा हूँ, क्योंकि 100% नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है कि आपसे क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चाहे आप पीसीएस का एग्जाम दो, एसएससी जीडी का दो, आरआरबी एनटीपीसी का दो, किसी का भी दो, ठीक है। और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।